नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएस से। आज हम दिल्ली विधानसभा चुनाव के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र शोराण मौजूद हैं। आज दिल्ली विधानसभा की डेट अनाउंस हो गई है विधानसभा चुनाव की, और 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 8 फरवरी को 3 दिन बाद चुनाव के परिणाम आएंगे और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, जिसको आचार संहिता कहते हैं, वो लग चुका है दिल्ली में। 17 जनवरी तक नामांकन भर दिए जाने हैं और लगभग तीनों ही पार्टियां अपने बहुत सारे कैंडिडेट्स को उतार चुकी हैं। बीजेपी सबसे आखिरी में दिख रही है उतारते हुए, और दिल्ली का विधानसभा चुनाव बिल्कुल 1 महीने से कम का समय चुनाव को बचा हुआ है। रविंद्र जी, कैसे देखते हैं एकदम से आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रकट हुआ? कल ही हमें पता चला कि आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, और इतनी शॉर्ट टाइम में जो डेट दे दी गई है, जबकि हमको पता है कि 28 फरवरी तक जो समय है दिल्ली सरकार के पास। दिल्ली सरकार का जो पूरा कार्यकाल जो पिछली सरकार का वो पूरा होगा, वो 28 फरवरी को होगा, लेकिन विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को ही करवा दिया गया। कैसे देखते हैं इसको आप? जी नमस्कार। नहीं, ये इम्पोर्टेंट है राजीव कुमार के लिए। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी से ज्यादा जो सीईसी हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के लिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए, क्योंकि उनका आखिरी चुनाव है, ये रिटायर हो रहे हैं 28 फरवरी में, और ये उनका लास्ट इलेक्शन है। तो पिछले लगभग 30 विधानसभा के या लोकसभा सब मिला के उन्होंने चुनाव कराए। 5 साल से वो सीईसी हैं, इलेक्शन कमिश्नर। तो इतना लंबा वक्त उनका रहा, और जितने लंबे समय तक वो रहे, तब मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे ज़्यादा सवाल अगर इलेक्टोरल प्रोसेस पे खड़े हुए हैं तो वो इसी कार्यकाल के दौरान हुए हैं, उनके कार्यकाल के दौरान। तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा एक प्रेशर का इलेक्शन होना चाहिए कि वो अपनी छवि को कैसे मेंटेन कर पाएंगे, और कैसे इस इलेक्शन पर वो तमाम सवाल खड़े ना हों जो पहले होते रहे। महाराष्ट्र में हुए, हरियाणा में हुए, लोकसभा चुनाव के दौरान भी हुए। तो कम से कम अगर इलेक्शन कमिश्नर इस इलेक्शन में, जो 70 विधानसभाओं का इलेक्शन है, उतनी बड़ी ताकतवर असेंबली भी नहीं है, तो उसको इलेक्शन को भी अगर ठीक ढंग से निपटा पाएँ तो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपने साथ वो एक पॉजिटिव नोट पे यहाँ से विदाई उनकी होगी। अगर इस इलेक्शन में भी कुछ लगातार उसी तरह के सवाल, हालांकि खड़े तो होने शुरू हो गए, अगर वैसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है ये इलेक्शन की जो इलेक्शन कमीशन की जो साख है वो और गर्त में चली जाएगी। अब एकदम इलेक्शन कमीशन ने, सही आपकी बात ठीक है, इलेक्शन की घोषणा कर दी है, और आम आदमी पार्टी, और वैसे तो देखिए तीनों पार्टीज ने घोषित कर ही दिए कैंडिडेट ठीक ठाक, और बचे हुए उम्मीदवारों की घोषणा जल्दी कर देंगे। तो सब पार्टीज चुनावी मोड में तो आ गई थी। टाइम कम है, थोड़ा दिन का वक्त दिया है, क्योंकि स्टेट ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, कैंपेन करना आसान है, तो उतनी ज़्यादा तैयारियां नहीं होती हैं इलेक्शन के लिए। बूथ्स बहुत ज़्यादा जोग्राफिकली टफ लोकेशंस में नहीं हैं, तो वो आसान है इलेक्शन कमीशन के लिए अरेंज करना सारी चीज़ें यहाँ पर, शायद इसलिए कम समय दिया गया होगा। और आम आदमी पार्टी का सब कुछ स्टेक पे है, उनका इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। बीजेपी टफ चैलेंजर के तौर पर इस बार देखी जा रही है, वो थोड़ा सा मुश्किल कर सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत दिल्ली में है वो ये है कि उनके पास केजरीवाल के बराबर का कोई चेहरा नहीं है। इतना बड़ा कोई लीडर उनके पास नहीं है जो केजरीवाल के सामने खड़ा हो सके इस इलेक्शन में। तो इस वजह से आज जो इलेक्शन की घोषणा के बाद जो रिलीज़ किया एक पोस्टर बीजेपी ने, उसमें मोदी का, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा उन्होंने दिखाया, और उसके तुरंत बाद केजरीवाल की भी एक तस्वीर के साथ आम आदमी पार्टी ने चेहरा, एक पोस्टर जारी कर दिया। मतलब यह है कि ये मुकाबला भी ठीक वैसा ही होगा जो 2020 और 2015 में हमने देखा, मोदी वर्सेस केजरीवाल का इलेक्शन। और मोदी वर्सेस केजरीवाल का जो इलेक्शन है वो बीजेपी के लिए बड़ा भारी रिस्की है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की जो स्टेक पर सबसे ज़्यादा उनकी इज्जत जो है वो स्टेक पर होने वाली है, और दूसरी तरफ केजरीवाल हैं। केजरीवाल अभी जो स्थिति है उसके हिसाब से केजरीवाल बढ़त पर हैं, एज है उनको, क्योंकि जो उनकी फ्रीबीज की स्कीम्स हैं वो काफ़ी प्रचलित हैं और लोग उसको अच्छा मान रहे हैं। बीजेपी के पास अभी ऐसी कोई स्कीम्स नहीं हैं, बीजेपी के पास चेहरे नहीं हैं। केजरीवाल के पास फ्रीबीज स्कीम है और उनके पास चेहरा भी है, तो इसलिए। और कांग्रेस पार्टी के पास तो कुछ ज़्यादा यहाँ वोट बैंक है नहीं, वो अगर अपना वोट सुधार पाएँ थोड़ी बहुत तो मुझे लगता है ज़्यादा उनके लिए संतोषजनक रहेगा।
जो केजरीवाल की सीट है उस पर जरूर चैलेंज देने की कोशिश दोनों पार्टीज ने अपने बेस्ट उम्मीदवार उतार के की है। नई दिल्ली की सीट वो हम लोग रोज सुन ही रहे हैं चर्चाओं में। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा बीजेपी की तरफ से हैं, जो साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के बड़े नेता, और एक हिसाब से कई बार चर्चाओं में भी रहे हैं अपने अनाप शनाप बयानबाजी से। पैसे बांटने के लिए भी अभी वो जो पैसे बांट रहे थे वो भी विजुअल हमने देखे कि एक दिन कैश फॉर वोट वाला, हालांकि हुआ नहीं उनके ऊपर, उन्होंने किसी एनजीओ का नाम ले दिया जो कि रजिस्टर भी नहीं थी। ठीक है कि एनजीओ का नाम लिया होगा, लेकिन उन्होंने जो फोटो उस पर लगाया था उस पर तो मोदी का और ऐसे जो बीजेपी के जो चुनावी चिन्ह का भी एक फोटो था जिसमें उसमें पैसे डाल के दिए जा रहे थे। ये सब पॉइंट्स भी हैं हाईलाइट करने वाले। और जो दूसरी सीट की अगर हम बात करें, आतिशी मार लेना, जो कि अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री भी हैं और एक हिसाब से कहें कि टेम्परेरी चीफ मिनिस्टर दिल्ली की कहा जा रहा है लगातार, और बीजेपी और कांग्रेस उसके लिए हमलावर भी हैं। रमेश बिधूड़ी वहां से बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो लगातार जो बयानबाजी कर रहे हैं वो आप सुन ही रहे हैं। उसके ऊपर भी मैं आपका कमेंट चाहूंगा। और जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने भी अपनी हैवीवेट कैंडिडेट को वहां से उतारा है, अलका लांबा वहां से चुनाव लड़ रही हैं। तो कैसे देखते हैं सारे पूरे मामले को, कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, जो रमेश बिधूड़ी का बयान आया उसकी तो मजम्मत हो ही रही है सब जगह पे। हाँ, सब लोग उससे तो उसका मुखालफत कर रहे हैं और उससे तो कोई ताल्लुक रखता नहीं है बेटा। जी बिल्कुल, देखिए कालकाजी की जो विधानसभा सीट है वो क्योंकि दिल्ली तो पूरा ही शहरी है, अधिकतर इलाका शहरी है, थोड़ा बाहरी दिल्ली को छोड़ दें तो कालकाजी भी वैसी ही सीट है। और रमेश बिधूड़ी मुझे लगता है इस बात से भी थोड़े से परेशान होंगे कि उनको मुख्यमंत्री के सामने उतार दिया गया है और लोकसभा का टिकट भी उनको काट दिया गया। हालांकि रमेश बिधूड़ी वैसे जनता के बीच में उनका अपना हिसाब है, अपनी उनकी एक पकड़ है, अपना एक विधानसभा क्षेत्र है, लोगों से मिलते जुलते हैं। लेकिन क्योंकि शहरी इलाके का तासीर थोड़ी दूसरी होती है और शायद वो उसको नहीं पकड़ पाए और इस तरह की भाषा उन्होंने बोल दी जिसकी इतनी ज़्यादा मजम्मत हो रही है। इस बात का सबने विरोध किया है, पार्टी ने भी विरोध किया, उन्होंने भी हालांकि इसके बाद माफ़ीनामा अपना दिया है और इसका नुकसान भी होगा। नेचुरली इसका नुकसान बीजेपी को भी हुआ है और बिधूड़ी को भी होगा। अलका लांबा पार्टी में तो बड़ी नेता है, एक बार विधायक रही हैं, आम आदमी पार्टी से ही जीती, तो वैसे कोई बहुत बड़ा कद उनका नहीं है और यहाँ से नहीं जीती, हो तो कहीं और से जीती थी एक बार जब जीती थी तो चांदनी चौक के, हाँ चांदनी चौक के इलाके से जीती। तो वो कितना ज़्यादा असर डाल पाएंगी कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं उसकी भी संभावना है। तो मुख्य मुकाबला वहाँ पर भी बिधूड़ी और आतिशी के बीच में ही है। लेकिन आतिशी सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं तो थोड़ा सा उनका अपर हैंड तो रहेगा और लंबे समय से वो मंत्री भी थी, उसके पहले भी लगातार काम करती रहीं, तो आतिशी के लिए सीट मुझे लगता है कंपैरेटिवली थोड़ी सी सेफ है वहाँ पे। और पूरे प्रदेश में, दिल्ली में जिस तरीके से उन्होंने घूम के काम किया है, केजरीवाल की गैर हाजिरी में वो लगातार लोगों से जुड़ती रहीं, तो उसका बेनिफिट तो उनको ज़रूर मिलेगा। लेकिन बीजेपी की दिक्कत वही है कि बीजेपी के पास कोई फेस नहीं है, तो हर आदमी अपने आप को एक नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि वो कहीं ऑल्टरनेट दिखे। और प्रवेश वर्मा और बिधूड़ी उनको क्योंकि सबसे बड़े नेताओं के खिलाफ उतारा गया है, तो ये लोग अपने आप को नेचुरल ऑक्यूपेंट उस सीट का मान रहे होंगे कि अगर सीट खाली होती है तो हम लोगों को मिल सकती है, तो इसलिए शायद थोड़ा सा और गुस्से में बिधूड़ी आ गए होंगे या एक्साइटमेंट में। लेकिन मूल उनका जो चरित्र है या नेचर है वो इस तरह का है कि लोकसभा में भी इस तरह के बयान उन्होंने दे दिया था कंवर दानिश अली के खिलाफ, तो वो भी उसकी भी मजम्मत हुई और उसके बाद अब एक और बयान दिया गया। तो इलेक्शन से पहले उनके लिए और ज़्यादा सतर्क उनको रहने की ज़रूरत है। वो रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस तरह के बयानबाजी से इलेक्शन का उस इलाके का जायका थोड़ा सा खराब होता है। हालांकि ये कोई बड़ा पॉलिटिकल इशू बनेगा ऐसा तो नहीं लगता मुझे कि इलेक्शन की हार जीत इस पर निर्भर करेगी, लेकिन वो एक एडिशनल पॉइंट उन्होंने अपोजिशन को दे दिया है, अपने जो खिलाफ के लोग हैं उनको दे दिया है, वो इतना ही असर पड़ेगा, इससे ज़्यादा तो कोई इस बयान का क्या ही असर पड़ेगा। लेकिन मुख्य जो मुकाबला होगा वो तो उन्हीं मुद्दों के आधार पर होगा जो पैन दिल्ली के इश्यूज हैं, उन्हीं मुद्दों पर चुनाव होगा। और इसी वजह से जो फ्रीबीज हैं वो एक इम्पॉर्टेंट इशू है, क्योंकि दिल्ली जिस तरीके से बसा हुआ है उसमें अगर एक बहुत पोश एरिया है तो उसके ठीक बगल में एक बहुत बड़ी झुग्गी भी है। हाँ। और उन झुग्गी में हज़ारों की तादाद में मैं बिल्कुल इसमें आपकी बात में अगर जोड़ूं तो दिल्ली
76% अनऑर्गेनाइज्ड है, जिसको हम अनऑथोराइज कह देते हैं कई भाषाओं में, कई अनप्लैंड बोल देते हैं कि उसकी कोई, और सिर्फ 24% प्लैंड दिल्ली बसी हुई है। तो वो उसमें ये बड़ा तो फर्क है ही कि एक बड़ी पॉपुलेशन बहुत ऐसे कंजस्टेड इलाकों में रहती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जो बहुत सारे कमरे होते हैं, छोटे छोटे कमरे, उनमें रहती है। तो ये पॉपुलेशन तो है दिल्ली में बहुत ज़्यादा, और वो भी सघन 76% इलाकों में। तो वो आपकी बात सही है कि जो फ्री बीज वाला पूरा मामला है, जिसमें महिलाओं को पैसे देने वाला मामला है, बस में जो किराया फ्री कर देने वाली जो चीज़ें हैं, ये सब अट्रैक्ट तो करेंगे। लेकिन सवाल तो अरविंद केजरीवाल से ये भी है कि जो कुछ भी वो स्कीम्स अभी लेकर आए हैं महिलाओं के लिए, फिर जो अनाउंस कर रहे हैं, वो तो 10 साल उनके पास था, 10 साल में क्यों नहीं उन्होंने अनाउंस किया? दूसरा, क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ने वो सब डिलीवर किया है जिस वायदे के साथ वो अपनी पॉलिटिक्स में आई थी? डिलीवरी की तो बात कर ही नहीं रहा ना कोई, यही तो खास बात है। आम आदमी पार्टी भी तो यही चाहती है ना कि उन मुद्दों पर तो इलेक्शन जाए ही नहीं। वो भी यही चाहते हैं कि इलेक्शन जो होगा वो उन हवाई मुद्दों पर हो जो कि 15 दिन की चर्चा के बाद खत्म हो जाए। और अगर आप डिलीवरी पर सवाल खड़ा करेंगे तो फिर तो आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी, सबको बैकफुट पे जाना पड़ेगा। इसलिए तो वो केजरीवाल रोज 11-12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक हवाई मुद्दा छोड़ते हैं, और मीडिया फिर उन्हीं मुद्दों के आधार पर इलेक्शन लड़ता है, अपने डिबेट्स करता है। उसी में कांग्रेस फंस जाती है, उसी में बीजेपी फंस जाती है। और इस काम में केजरीवाल ने मास्टरी हासिल कर ली है कि कैसे मुद्दों से भटकाएं। ये शायद उन्होंने बीजेपी से सीख लिया होगा, क्योंकि बीजेपी भी जब चुनाव के नज़दीक पहुंचती है तो मेन इश्यूज को गायब करने की कोशिश करती है और नए नए हवाई मुद्दे क्रिएट करने की कोशिश करती है, जिसका उनको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वो कुछ इमोटिव इश्यूज होते हैं, कुछ धर्म के मुद्दे होते हैं, कुछ जाति के मुद्दे होते हैं, और उन पर पूरा चुनाव सिमट जाता है। क्योंकि डिलीवरी के हिसाब से तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सत्ता में रहने के बाद उनकी परफॉर्मेंस तो उस लेवल की कभी रही नहीं है जिसके बाद उनको रिपीट किया जाए। लेकिन क्योंकि मुद्दों से हटकर चुनाव होता है या अपोजिशन बड़ी वीक होती है, इसलिए उनको दोबारा मौका मिलता है। वही हालत यहाँ पर भी है। अब पूरा मुद्दा बीजेपी शिफ्ट करने की जो कोशिश कर रही है वो शीश महल पे या उनके भ्रष्टाचार पे। अब वो रियल ग्राउंड इश्यूज तो मुझे तो लगते नहीं कि हैं। अब शीश महल का कितने लोगों को असर पड़ता है कि वो कितने अमीर घर में रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो सभी सूबों के सीएम्स के पास ऐसा ही मकान है, सरकारी घर है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास में कोई घुस जाएगा तो उनको भी हैरानी होगी। विस्तारा का जो पूरा मामला है, और जो एक हिसाब से उनके जो प्राइवेट प्लेन की जो बात होती है मोदी के, तो उन चीजों पे अगर आप उतर आएंगे तो फिर हर एक नेता ही उसमें आपको शामिल मिलेगा और उस चीज को भोगता हुआ मिलेगा। और वो प्राइवेट कुछ है नहीं, वो सब सरकारी है। मोदी का भी घर है वो सरकारी है, उनका जहाज भी सरकारी है, केजरीवाल का भी घर सरकारी है। तो वो सरकार के पैसे से बना, आम आदमी के पैसे से बना हुआ घर है और वो वहीं रहेगा। अगर वो कल आज जैसे मुख्यमंत्री नहीं है केजरीवाल, तो वो तो रहते नहीं उस घर में, उनको तो घर खाली करना पड़ा कहीं और, वो फिरोजशाह रोड पर शिफ्ट हो गए। वैसे ही जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे वो उस घर में रहते थे, अब उसके नए ऑक्यूपेंट हैं, कल कोई और बनेगा तो वो रहेगा, वही जहाज कोई भी यूज करेगा। वो तो सरकारी संपत्ति है, वो किसी व्यक्ति की प्राइवेट प्रॉपर्टी तो होती नहीं है। तो ये मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़े इश्यूज नहीं है। बीजेपी को जरूरत है कि रियल इश्यूज ग्राउंड के जो है उनको पिकअप करे, और कुछ नेता, अब इतने दिन में नेता बनाना बड़ा मुश्किल है कि किसी को उनके सामने खड़ा करे, ये भी बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए प्रधानमंत्री का चेहरा लेके आए हैं। मतलब पीएम की कितनी रैलियां करेंगे। एक बात रविंदर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जैसे आप रियल इश्यूज की बात कर रहे हैं, रियल इश्यूज में एक सवाल, एक फिल्म का जिक्र से मैं आपके बात करूंगा। दिल्ली 6 एक फिल्म है, अभिषेक बच्चन उसमें थे और उसमें चांदनी चौक की गलियां दिखाई गई हैं, हिंदू मुसलमान होते हुए दिखाया गया, दंगा भी दिखाया गया है। आपको लगता कि उस फिल्म में हिंदू मुसलमान होते भी दिखाया गया है, दंगा भी दिखाया गया है? लोग कह रहे हैं कि अब की बार दिल्ली की फिजाओं में सांप्रदायिकता है और कह रहे हैं कि सांप्रदायिक असर देखने को मिलेगा। वहां पर जो बहुसंख्यक आबादी है उसमें ठीक ठाक आरएसएस ने, बीजेपी ने पेनिट्रेशन किया है। उसमें जो वहां के दिल्ली के देहाती लोग हैं, जिसमें जाट, गुजर, यादव, ये जो आबादी है, उसमें ठीक ठाक बीजेपी ने पेनिट्रेट किया, उनको एक हिसाब से उनका माइंड वॉश किया है, हिंदुत्व का पूरा एजेंडा चलाया है। तो आप कैसे देखते हैं कि क्या आरएसएस बीजेपी की जो कम्युनल पॉलिटिक्स है वो अब की बार दिल्ली में आपको असर दिखाते हुए दिख रही है? नहीं, ये मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आई बात कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को ही ब्रेन वॉश करने की क्या जरूरत है, और शहर में रहने वाले लोगों को कम्युनल क्यों नहीं बना रही है बीजेपी, अगर ऐसा कर रही है तो। और दूसरी बात, कम्युनल पॉलिटिक्स तो बीजेपी के लिए नई है नहीं।
वो तो हर जगह यही करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसी की वजह से बीजेपी कहीं चुनाव में जीत पाती है। जाति के आधार पर ध्रुवीकरण करे या रिलीजन के आधार पर करे, वही तो बीजेपी का सबसे बड़ा उनके तर्कश का तीर है, ब्रह्मास्त्र है। लेकिन दिल्ली में क्योंकि जाति का समीकरण बनता नहीं है, कुछ जातियों के आधार पर विभेद नहीं होता है, तो इसलिए पिछली बार भी बीजेपी ने कोशिश की थी। देखिए, आपको याद है वो दंगा भी हुआ था, शाहीन बाग में उस टाइम पे प्रदर्शन भी चल रहे थे, लेकिन उसके बाद भी आम आदमी पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब रही। तो दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव में तो खासतौर पर जाति और सांप्रदायिक ये दोनों ध्रुवीकरण नहीं हो पा रहे हैं, और इसीलिए बीजेपी चुनाव वहाँ पर हार रही है। अब ये जो आप बात कह रहे हैं कि आरएसएस ने पेनिट्रेट किया है, अब ये बातें प्लांट की जाती हैं, ये खबरें फैलाई जाती हैं। हमने विधानसभा चुनाव जब हरियाणा का हुआ तो उस चुनाव के बाद ये खबरें आई कि आरएसएस ने 25-30 हज़ार छोटी बड़ी सभाएं करी। आप भी कई शहरों में घूमे, कहीं देखा था क्या? ना, मैंने तो देखा। शायद और किसी, मुझे तो कोई मिला नहीं जिसने कहा होगा मैंने देखा। वही महाराष्ट्र में भी जब चुनाव जीत गए तो उसके बाद, वही मैं कहता हूँ, उसके बाद उन नतीजों को वैलिडेट करने के लिए इस तरह की खबरें आती हैं कि ये लोग घर घर में घुस के वोट मांग रहे हैं। हो सकता मांग रहे हो, हम ये भी नहीं कहते, लेकिन फिर जिस तरह की जब खबरें आती हैं तो उसके पीछे फिर हम लोग वो देखना छोड़ देते हैं कि इलेक्शन में कोई गड़बड़ हुई होगी, क्योंकि फिर 10 रीजन आते हैं ना, आरएसएस ने काम किया, बीजेपी ने काम किया, जाति किया, वो सब वो आ जाती है, तो लोगों को भरोसा हो जाता है कि वाकई में किया हुआ। तो इस बार लेकिन ये क्या है, दिल्ली में पहले ही खबर आई कि आरएसएस इतनी ज़्यादा रैलियां करने वाला है, इतनी सभाएं करने वाला है। इसके पहले कभी आरएसएस का जिक्र इलेक्शन से पहले नहीं आया। इलेक्शन में तो आरएसएस शुरू से काम करता है, लेकिन आरएसएस अपना काम करता है और बीजेपी अपना काम करती रहती है। लेकिन पहली बार ये खबर आई है कि इतने हज़ार छोटे बड़े कार्यक्रम बीजेपी आरएसएस करने वाला है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आरएसएस ही एक ऐसी संस्थान बच गई है जो बीजेपी में इनके वर्कर्स को खड़ा कर सकती है, या उनका वर्कर है। बीजेपी का 30 साल से, क्योंकि पार्टी सत्ता से बाहर है, 26 साल पहले कोई चुनाव, 26 साल से चुनाव जीते नहीं हैं। 30 साल पहले कोई चुनाव 32 साल पहले जीता था, उसके बाद से लगातार चुनाव हार रहे हैं। तो ज़मीनी कार्यकर्ता जो बीजेपी का है वो अब बचा नहीं है। तो किसी तरीके से जो बचा खुचा कार्यकर्ता है उसको मोटिवेट करें, या रिलीजन की पट्टी उनको पढ़ाएं, बताएं उनको। किसी तरीके से आरएसएस कोशिश कर रही है कि अलग अलग क्षेत्रों में जाके और अपने जो बचे हुए कार्यकर्ता हैं उनका मोरल बूस्ट करके उनको चुनाव में लगाया जाए, जिससे कि इलेक्शन थोड़ा सा खड़ा हो। बीजेपी को जो वोट आ रहा है उतना तो हर इलेक्शन में आया, जो पहली 38% आया था, उसके पहले भी आया था, लेकिन वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। और आम आदमी पार्टी 50 के ऊपर दोनों चुनाव में चली गई, तो उसको कैसे नीचे लेके आए, अपना वोट बैंक बढ़ाए, पूरा दारोमदार यही है आरएसएस का और बीजेपी का। और उसी वजह से वो, आप जो कह रहे हैं, पेनिट्रेट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में अभी इस तरह का, जब पिछली बार बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण माहौल था उसमें भी नहीं हुआ अगर सांप्रदायिक विभेद, तो मुझे लगता है इस बार भी शायद वो ना हो। अच्छा, आखिरी में बस चलते चलते आप मुझे ये बता दीजिए कि आपके हिसाब से आज के समय में कौन टॉप, तीनों ही पार्टियां हैं, वैसे तो और भी पार्टियां चुनाव लड़ेंगे, बीएसपी ने भी कहा है, बहन मायावती ने भी कहा कि वो चुनाव लड़ेंगी, और भी कई दल आएंगे, एएमआईएम भी कह रही है और चंद्रशेखर आजाद भी कह रहे हैं, और बहुत सारे दल आएंगे। आपके हिसाब से टॉप 3 पार्टियां कौन कौन सी, नंबर वाइज बता दीजिएगा। पहले नंबर पे आम आदमी पार्टी सबसे स्ट्रांग है और सबसे मजबूत पार्टी दिख रही है, सबसे आगे भी दिख रही है। नंबर 2 पे बीजेपी, कांग्रेस बहुत डिस्टेंट थर्ड है। और मनदीप भाई, मैं ये बात आपको फिर से कहता हूँ कि मैं जो देख रहा हूँ वो बोल रहा हूँ, और मुझे इस बात का कतई फिक्र नहीं है कि मेरी बात गलत साबित हो गई। अगर गलत साबित हो गई तो भी मैं अपनी बात कहना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं वो आकलन करके बता रहा हूँ जो मैं देख पा रहा हूँ, और मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ। मैं लोगों से जो सेंस मिलती है उसके आधार पर अपनी जी, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पत्रकार कोई भविष्यवक्ता नहीं होते। हमें जो फीडबैक मिल रही होती है, हम जितने भी 10, 50, 100 लोगों से बात कर रहे होते हैं, वो जो हमें बोलते हैं वही हम आपको एनालिसिस करके आप तक पहुंचाते हैं। बहुत बार हमारी बातें बहुत सटीक भी हो जाती हैं, जैसे लोकसभा चुनाव में जो बात हम बोल रहे थे वो एकदम से सही भी हुई। वो अगर हमारी बात सही हुई तो भी हमें को बहुत इतराने की जरूरत गलत हुई तो अभी हमें कोई इसमें कोई ये नहीं कि क्योंकि हम अब जो व्यक्ति सड़क पे जाते जाते बोल रहा है कि मैं कांग्रेस को वोट डालूंगा, अब वो अंदर जाके बीजेपी को वोट डाल देगा। भाई इतने ज्यादा तो मेरे पास बुद्धि नहीं है समझने की, मैं तो उसकी जबान पे भरोसा करूंगा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और
मैं चाहूँगा कि आगे भी आपसे बातचीत होती रही है, ऐसे ही बातचीत होती रहे और एक जो मैच्योर एक हिसाब से मैं कहूँगा एनालिसिस होता है वो हमारे दर्शकों तक पहुँचता है। इसके लिए शुक्रिया और आप देखते और सुनते रहिए पंजाबी रेडियो यूएसए।